अस्सलाम क्लास। आज हम हेल्थ साइकोलॉजी का 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो है हमारे पास हेल्थ डिसप्रॉपर्टीज़ डिसपार्टीज़ का मतलब क्या होता है। इसमें कुछ डिफरेंस कल्चरल, सोशल और बिहेवियर डिफरेंसेस होते हैं जो हमें हेल्थ को प्रॉपर लोगों तक पहुंचाने में या उनकी फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने में कुछ बैरियर्स के तौर पे हमारे सामने आते हैं। इस चैप्टर की जो आउटलाइन है उनमें सबसे पहले आउटलाइन हमारे पास हेल्थ डिस्पार्टीज एंड कल्चरल कम्पिटेंस। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ डिस्पार्टीज एंड access to care, culture competence in health psychology practice, community health psychology and public health interventions। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिटी कम्पिटेंस होती क्या है। हेल्थ डिसऑर्डर्स आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हेल्थ आउटकम ऑफन ड्राइवन बाय सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये हमारे पास ना कुछ आउटकम्स होते हैं जो हमारे सोशो इकोनॉमिक यानी इनकम्स, एजुकेशन और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। मतलब हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जो अपर जो लोग होते हैं वो और लोअर कैटेगरी के लोग जिनके पास मनी एजुकेशन का जो डिफरेंसेस आ जाता है उससे जो हेल्थ होती है वो हेल्थ अवेयरनेस कह लो या हेल्थ फैसिलिटीज़ कह दो तो ये इक्वली लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती उस बेस की वजह से। हमारे पास नेक्स्ट हम देख लेते हैं अचीविंग हेल्थ इक्वलिटी रिक्वायर्स कल्चर कम्पिटेंस एंड ह्यूमिलिटी, रिड्यूसिंग डिस्पार्टीज बाय रिस्पेक्टिंग डाइवर्स बिलीव्स एंड इम्प्रूविंग असेस। कि हम ना हेल्थ को किस तरह अचीव कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि ना जब हमारे पास डिस्पार्टीज यानी डिफरेंसेस जो होते हैं कल्चरल बिलीव्स और ये कम हो, इफेक्टिव हो और कम्युनिटी इंटरवेंशंस हो तो इससे क्या होगा, हमारी क्रोनिक इलनेस जो बर्डन होगा वो कम होगा और उससे जो पॉपुलेशन मार्जिन लाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड इलनेस। हम इसके की फैक्टर्स देख लेते हैं। अच्छा, हेल्थ जो होती है ना वो हमारी जस्ट एक टर्म नहीं है बल्कि ये पूरी बायोलॉजी है। बायोलॉजी से भी ज़्यादा होता है कि जहाँ हम वेयर यू लिव, कि हम कहाँ पे हैं, वेयर योर इनकम एंड योर कल्चर मैटर जस्ट एज मच, कि मतलब हमारी इनकम, हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे हेल्थी लाइफ स्टाइल पर। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं मनी और रिसोर्सेज, इनकम और एजुकेशन। जैसे पुअर लेस एजुकेटेड पीपल हैव वर्स हेल्थ, के मोस्टली चांसेस ये होते हैं जो जिनके पास कम एजुकेशन होती है और इनकम कम होती है उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होता है एज कम्पेरेटिव टू हायर इनकम पीपल। लेस एक्सेस टू हेल्दी फूड, सेफ हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्यूपेशन फिजिकल जॉब और शिफ्ट वर्क कैन काज क्रोनिक पेन, स्ट्रेस एंड स्लीप इश्यूज। अगर हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिफ़िकल्टीज आ जाती है, ये शिफ्ट वर्क आ जाता है तो उससे क्या होता है, नाइट शिफ्ट जैसे हम कह सकते हैं काम या वर्क बर्डन ज़्यादा होता है तो उससे क्रोनिक पेन, स्ट्रेस और स्लीप इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं लोग। उसके बाद हमारे पास है नेबरहुड लिविंग इन अ फूड डिजर्ट, नो फ्रेश वेजीज और नियर पोल्यूशन इंक्रीज रिस्क इलनेस रिस्क। के वो लोग जो जिनको साफ़ पानी और खुराक या वेजिटेबल्स मैसर नहीं होती तो उनके लिए भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस, फाइनेंशियल वरीज, राइज कोर्टिसोल। जो कोर्टिसोल हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्ट्रेस रिलीज़ करता है बॉडी में, जिससे क्या होता है हमारा बीपी हाई होता है, डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं इससे। ये हमारे कुछ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे हेल्थ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कल्चरल फैक्टर्स हैं। कौन से कल्चर फैक्टर्स हैं जो बैरियर के तौर पे काम करते हैं हेल्थ में। सबसे पहले इलनेस एक्सप्लेनेशन, सम कल्चर्स सी इलनेस एज अ इम्बैलेंस, हॉट और कोल्ड कर्मा और स्पिरिचुअल पनिशमेंट, वेस्टर्न बायोमेडिसिन मे बी नॉट फिट इन। इसमें हमारे पास रिलीजियस बिलीव आ जाता है जिसके अंदर ना कुछ जो प्योर रिलीजियस बिलीव रखते हैं वो जो वेस्टर्न मेडिसिन हैं उनको नहीं मानते हैं, बल्कि कहते हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो स्पिरिचुअल पनिशमेंट होती हैं और वो इंसान का कर्मा होता है जो उसने गलत काम किए हुए होते हैं। सीकिंग हेल्प, स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ, लिका और रिलेटेड कम्युनिटीज़ इज साउथ एशियन फैमिलीज प्रिवेंट ट्रीटमेंट। मतलब इस तरह की कुछ ये कि फ़ीमेल जो होती है मेल से इलाज नहीं करवा सकती तो और मेल्स फीमेल्स का इलाज नहीं कर सकती। इस तरह की कुछ सिनेरियोज जो एशियन फैमिलीज़ में देखे जाते हैं तो उससे भी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। ख़ासतौर पे जो विलेजेस कंपनीज लोग होते हैं जो विलेजेस में रहते हैं। फैमिली रोल इन कलेक्टिव कल्चरल डिसीजन,
गो थ्रू फैमिली एल्डर्स नॉट जस्ट पेशेंट, कि कहते हैं जो कलेक्टिव कल्चर रोल होते हैं ना वो सिर्फ फैमिलीज़ के लिए नहीं होता, बल्कि एक फैमिली रोल होता है जो पूरी कम्युनिटी के लेके चलता है, और वो पेशेंट को ट्रीट करने में और काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे अगर हमारे कोई एल्डर फैमिली में बीमार होते हैं तो उससे पूरी फैमिली उसके लिए कलेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल मेडिसिन में मैनी यूज़ हर्बल रेमेडीज़ कॉपिंग और प्रेयर अलॉन्ग साइड इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर्स। बहुत सारे आजकल भी ये चीज़ें बहुत आम है कि हकीमों पर इलाज कराते हैं और दम दरूद कराते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास नहीं जाते ये लोग, तो उससे भी वो भी हमारे पास बहुत बड़ा बैरियर है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ डिस्पार्टीज़ एंड असेस केयर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर हम देख लेते हैं। हेल्थ डिस्पार्टीज़ आर प्रिवेंटेबल डिफरेंसेस इन हेल्थ आउटकम्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैंने आपको पहले बताया है कि जो हेल्थ डिस्पार्टीज़ कहते हैं हम डिफरेंशियल और प्रिवेंटेबल हेल्थ आउटकम्स को, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों के दरमियान होता है। जैसे हमारे पास लोअर कैटेगरी के लोग जिनके पास ना एजुकेशन होती है ना इनकम होती है, और हायर कैटेगरी के लोग जिनके पास एजुकेशन भी होती है और इनकम भी होती है। ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेजेस की वजह से। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जो ब्लैक अमेरिकन है उनके ज़्यादा रेट होता है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होने का। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर गोरे लोग होते हैं, वो कलर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का, और हाइपरटेंशन डायरेक्ट काज होता है डायबिटीज़ का। और इस तरह इंडिजियस पॉपुलेशंस ऑफन हैव लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वो लोग इंडिजियस कहते हैं जो कुछ स्पीसीज होते हैं, मतलब कुछ यूनिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, तो उनके लिए एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि उनको सोशल सपोर्ट नहीं होती। उसके बाद हमें LGBT इंडिविजुअल में फेस डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग। ये वो ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं। अच्छा, ये ट्रांसजेंडर दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसजेंडर जो नेचुरली पैदा होते हैं और जो अब सर्जरीज़ के थ्रू भी ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं मेडिकल केयर सेंटर्स में। इसी तरह रूरल पॉपुलेशंस जो होते हैं ना वो लेस स्पेशलिटी होती है केयर में, मतलब उनको असेस नहीं होती हॉस्पिटल्स की और इक्विपमेंट्स नहीं होते उनके पास प्रॉपर रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज रिपोर्ट पुअर हेल्थ आउटकम्स। जो लोग कोई भी डिसेबिलिटी रखते हैं उनके कुछ भी हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट बैरियर्स टू हेल्थ केयर असेस, कि हमारे पास कौन कौन से बैरियर होते हैं हेल्थ केयर असेस में। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चरल बैरियर है, इंडिविजुअल बैरियर है, सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चरल बैरियर्स, लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस के। जब हेल्थ जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में इंश्योरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं अपनी हेल्थ की, तो उससे क्या होता है कि हेल्थ मैनेजमेंट के चांसेस कम होते हैं। शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन सर्टेन एरियाज़। हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो उससे भी हेल्थ बैरियर्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज लिमिट क्लिनिक और डेट डोंट मैच वर्क शेड्यूल, कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का मेन इशू है कि उससे वर्क और कम हो जाते हैं और वर्क शेड्यूल काफ़ी कम होता है, और मतलब दूर दराज के इलाकों में जैसे कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है डॉक्टर्स की, या लोग नहीं पहुंच पाते टाइम पे, उससे मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज बैरियर, लैक ऑफ इंटरप्रेटर्स, मतलब लैंग्वेज बैरियर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है। जो लोग लैंग्वेज समझ नहीं सकते एक दूसरे की, तो उससे भी हेल्थ केयर चांसेस कम होते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंडिविजुअल बैरियर्स, मिसट्रस्ट ऑफ मेडिकल सिस्टम ड्यू टू हिस्ट। अच्छा, जैसे इसका मतलब है कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री जिसकी वजह से मिसट्रस्ट पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी लोग उन इदारों पे यकीन नहीं कर पाते कि वो दोबारा मतलब सही तरीके से लोगों को केयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड और जजमेंट, कि उनको डिस्क्रिमिनेशन और जजमेंट का भी इश्यूज़ होते हैं लोगों को, कि वो लोग डॉक्टर सही तरह ट्रीट नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी है लोग उस तरफ जाना अवॉइड करते हैं। लो हेल्थ लिटरेसी कम्पिटिसी प्राइवेट वर्क चाइल्ड केयर डेट मेक्स अपॉइंटमेंट डिफ़िकल्टीज़, कि जहाँ पे कम्पिटेंसी या लिटरेसी बहुत कम होती है, तो वहाँ पे लोग उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं लेते, मतलब बहुत कम होते हैं। और जब वो लोग कम हेल्थ केयर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं बहुत कम होंगे उस जगह पे, ये भी एक इशू है। उसके अलावा हमारे पास कल्चरल रिलीजियस बिलीव्स डेट कन्फ्लिक्ट विद हमारा जो कल्चर भी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वजह से हम वेस्टर्न मेडिसिन को अवॉइड करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिस्टमेटिक इश्यूज़ इम्प्लिसेंट बाइस अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हिस्टोरिकल
ट्रॉमा जैसे हमारे पास आ जाती है फोर्स स्टेरिलाइजेशन, पॉलिसीज दैट नॉट डिड नॉट अमाउंट फॉर डाइवर्स नीड्स, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन हेल्थ केयर प्रोफेशंस। अच्छा, ये मेजर इश्यूज़ हैं। इनमें इम्प्लिसिट बाइसेस मतलब जो छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी वजह से हेल्थ केयर प्रोवाइड सही तरह प्रोवाइड नहीं की जा सकती। और ट्रॉमास जो हम पहले कहा है कि जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, वो उसके नेक्स्ट इमेज पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और पॉलिसीज़ जो अगर वहाँ पे डिसिप्लिन सही नहीं मेंटेन होगा तो भी लोग वहाँ पे जाना अवॉइड करेंगे, उस जगह पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे। और दूसरा, मिनॉरिटीज़ वहाँ पे जॉब मेरिट पे नहीं होगी, वो मतलब लोग ऐसे लोगों को भर्ती करेंगे जो सही तरह काम नहीं करेंगे, तो उस वजह से भी प्रोफेशनल हेल्थ केयर में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, हमारे पास टॉप बैरियर क्या होते हैं किसी भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर? सबसे पहले लैंग्वेज डिफरेंसेस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, लैक ऑफ क्लियरिटी आ जाता है, हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट आ जाता है, और मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइल्स है, मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास उस वक्त हम फेस करते हैं उस और एट द टॉप टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल कॉम्पिटेंस। कल्चरल कॉम्पिटेंस हमने पहले स्टार्ट में ये भी पढ़ा था कि ये होती क्या है, कि अवेयरनेस होती है। ठीक है, अवेयरनेस किस हवाले से? मूविंग बिहाइंड अवेयरनेस टू इंक्लूड ह्यूमिलिटी, क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंस इन मैनेजिंग कल्चरल डिफरेंस। कि हम जो कल्चरल डिफरेंसेस को फेस कर रहे हैं तो आप किस तरह उसको क्यूरियोसिटी से, कॉन्फिडेंस से उस फैक्टर को मैनेज कर सकें। इसके अंदर प्रैक्टिस एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास कल्चरल बिलीव्स हैं, इनहेंस कम्युनिकेशन है, और ट्रस्ट बिल्ड करके भी हम ट्रीटमेंट एंड हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह जो हीलिंग रिलेशनशिप है उसके अंदर हम पॉजिटिव थेरेप्यूटिक अलाइंस करके, इंश्योरिंग इंटरवेंशंस और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करके, और इफ़ेक्टिव फॉर इंडिविजुअल, मतलब ये सारी चीज़ें उस दायरे में काम करने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी जब हम पॉजिटिव थेरेप्यूटिक अलाइंस एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कल्चरल कम्युनिटेंस के? सबसे पहले तो ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, पेशेंट और जो हेल्थ प्रोवाइडर है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। दूसरा, डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करता है, जिससे मिनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स ना आए। उसके अलावा ये इम्प्रूव करता है यूज़ ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज को। और दूसरा, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इल हेल्थ के। ये ना पॉजिटिवली डायग्नोस और ट्रीटमेंट कराता है जो पेशेंट्स की, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड कंप्लाइंस अमंग द पेशेंट। तो इससे उन लोग पेशेंट्स के दौरान सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे कल्चरल कम्पिटेंस है उसको शो करते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ केयर इंटरवेंशंस के। हमारे पास जो कम्युनिटी और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट किस तरह काम करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ केयर साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड दैट शिफ्ट द फोकस ऑफ हेल्थ फ्रॉम इंडिविजुअल क्लिनिक ट्रीटमेंट टू द ब्रॉडर सोशल, इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस वेलबींग। कहते हैं कि ये हमारे पास एक कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी कहलाती है कि हमारी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसको इंडिविजुअल क्लिनिक ट्रीटमेंट से वो ब्रॉडर साइड पे ले जाते हैं, जैसे सोशल, इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वेलबींग को। और ये इंटीग्रेट करते हैं प्रिंसिपल्स फ्रॉम कम्युनिटी साइकोलॉजी, जैसे एम्पावरमेंट है, सोशल जस्टिस है, विद हेल्थ, पब्लिक हेल्थ फोकस, पॉपुलेशन लेवल प्रिवेंशन किए, उसको कम्युनिटी लेवल पे किस तरह डील किया जा सकता है। एम्पावरमेंट कहते हैं कि जहाँ पे लोगों की बात को, राय को अहमियत दी जाती हो, सोशल जस्टिस उस जगह पे मौजूद हो, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास है की पिलर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी के। हेल्थ साइकोलॉजी के हमारे पास कौन कौन से की पिलर्स होते हैं? सबसे इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमारे पास जस्टिस और एम्पावरमेंट से ओवर ट्रीटमेंट, ये हम लोगों ने अभी देखा था कि हमारे पास कुछ पिलर्स हैं। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कौन से होते हैं? व्यू हेल्थ एज अ रिजल्ट ऑफ डायनेमिक्स इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर सोशल, कल्चर एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। कि जो डायनेमिक इंटरेक्शन होती है ना उसमें हम सिर्फ एक सिंगल टर्म को फोकस नहीं करते बल्कि उसके सोशल, कल्चरल, फिजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सबको देखते हैं। उसके बाद सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो होते हैं ना, ये एम होता है किसी भी हेल्थ केयर इस पार्टीज़ का कि वो मार्जिनलाइज्ड करे कम्युनिटी को, कि वो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टमेटिक चेंज लेकर आए कि वो किस तरह रिसोर्सेज को असेस कर सकते हैं बेहतर तरीके से। उसके बाद प्रिवेंशन ओवर ट्रीटमेंट के क्रिटिक जो होते हैं ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल्स जो होते हैं वो फोकस करें प्रॉब्लम सॉल्विंग को, फिक्सिंग को, कि वो किस तरह अराइज हो रही है, तो पहले उसको उस अराइज ही ना होने दें कि इस तरह का हम एक सिनेरियो बना लें उसके ट्रीटमेंट के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से, तो उसके इश्यूज़ कम हो जाते हैं स्टार्टिंग के, अगर पहले ही उसकी प्रिवेंशन कर ली जाए तो। उसके बाद हमारे पास है
हेल्थ पब्लिक इंटरवेंशन फ्रेमवर्क, उसमें प्राइमरी प्रिवेंशंस हैं जिसको हम यूनिवर्सल गोल्स भी कहते हैं, स्टॉप हेल्थ प्रॉब्लम बिफोर दे बिगिन, कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस काम को पहले ही स्टॉप कर दें, तो इससे क्या होगा, तो बीमारी होने के चांसेस कम होंगे। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है सेफ सेक्स कंप्लेन, अगर वो हम चलाएं तो उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इस तरह स्मोकिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट करें तो उससे लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर वगैरह के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यूनिवर्सल स्कूल बेस्ड एंटी बुलिंग इनिशिएटिव, जैसे स्कूल्स में बुलिंग होती है बच्चों की और उससे टेंशन और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है तो वो भी कम होंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन में रहते हैं सिलेक्टिव और इंडिकेटिव गोल्स रहते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशंस फॉर दोज एट हाई रिस्क और शोइंग अर्ली साइंस ऑफ प्रॉब्लम के, अगर कोई किसी भी पेशेंट को अर्ली साइंस आ रहे हैं किसी भी बीमारी के तो उसको फ़ौरन से उस प्रॉब्लम का हल तलाश करें या उसको मेडिकल साइट पे लेके जाएं, जिसकी वजह से उसके चांसेस उसकी सिवियरिटी के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे हमारे पास है बाई सेंट्रल इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, जैसे बाई सेक्शुअल असॉल्ट प्रिवेंशन और हेड स्टार्ट प्रॉब्लम फॉर चाइल्ड इन लो इनकम एरियाज़। कहते हैं जैसे बच्चों के साथ सेक्शुअल अब्यूज़ होता है तो उसको किस तरह रोका जाए, उसको को रोकने के लिए कंपेन चलाई जाए ताकि लोग इससे अवेयरनेस हासिल करें, बच्चों को खासतौर पर अवेयरनेस दी जाए, गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाए। उसके बाद हमारे पास है टर्शरी प्रिवेंशन गोल्स हैं, मिनिमाइज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड प्रिवेंट रिलैप्स के, कोई भी ट्रॉमा या कोई कंडीशन आ जाती है किसी भी मतलब जगह पे तो उसके लॉन्ग टर्म्स जो इम्पैक्ट होते हैं उनको किस तरह कम किया जा सकता है। उसमें हमारे पास एग्जांपल जैसे सोशल सपोर्ट, हम किसी भी क्रोनिक इलनेस में जब पेरेंटिंग क्लासेस हमें दी जाएँ फैमिलीज़ को, उससे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स कराए जाएँ तो उससे भी क्या होगा कि उसके लॉन्ग टर्म्स इफ़ेक्ट कम होंगे किसी बीमारी के। उसके बाद हमारे पास इंटरवेंशंस हैं कि हेल्थ को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट यूज सेवरल मेथड टू ड्राइव चेंज। हमारे पास ना कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो उस इन्वायरमेंटल चेंज में काफ़ी हेल्प देते हैं और काफ़ी डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडवोकेसी बेस्ड, जिसमें इंगेज विद पॉलिटिकल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस हाउसिंग पॉलिटिक्स और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, कि हम किस तरह हेल्थ केयर रिफॉर्म्स को और हाउसिंग पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल सिस्टम को इंगेज कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है ना हमारी हाउसिंग पॉलिसीज़ को और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स को अच्छी तरह अच्छे तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम किस तरह यूज़ में ला सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा इसके अंदर ये पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमारे हुक्मरान हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, लेकिन अगर वो जो बातें करते हैं वो अगर हेल्थ केयर प्रोग्राम अच्छे तरीके से स्टार्ट करवाएं, हाउसिंग पॉलिसीज़ अच्छी तरह तरीके से बनाएं, तभी इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल जो सिस्टम है इसमें वर्कशॉप्स कराई जाएँ, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताई जाए, लोगों को सोशल स्किल्स सिखाई जाए, उससे क्या होगी हमारी कम्युनिटी इंप्रूव होगी और उसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा आएंगी। उसके बाद हमारे पास है कम्पिटेंसी बिल्डिंग, जिसमें स्ट्रेटनिंग लोकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लीडरशिप ट्रेनिंग एंड नेटवर्क बिल्डिंग, मतलब हमें जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके अंदर लीडरशिप ट्रेनिंग कराई जाए और उससे क्या होगा नेटवर्किंग ज़्यादा होगी और लोग का जो बिलीव सिस्टम होगा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल चेंज, फिजिकल स्पेसेस सच एज क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस इनहेंस एक्सेस टू रिक्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़, जैसे हमारे मुल्क में जंगलात बहुत कम हैं तो इस तरह अपनी मदद आप के तहत हम कुछ कंट्रीब्यूशन डालें अपने इन्वायरमेंट में, तो उससे क्या होगा जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं वो खुद ब खुद ज़्यादा होती चली जाएंगी और रिफार्मिंग भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती चलेगी और इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये था हमारा 7 चैप्टर, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बतानी है। अल्लाह हाफिज़।